अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। आपने ये तफसीली पैकेज देखा और यकीनन इस पैकेज को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम दुनिया में इस वक्त मुआशी तौर पर कहां पर खड़े हुए हैं और कितनी बदतरीन सूरत हाल है। बहरहाल पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर जो कर्ज देना है वो 125 अरब डॉलर्स का कर्ज है। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, हमारे मुआशी अमूर हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आलमी कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और इसके साथ साथ IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। और अब ये ज़ाहिर है कि हमने कोई तालीम में एजाज़ हासिल नहीं किया, हमने कोई इंजीनियरिंग के अंदर एजाज़ हासिल नहीं किया, हमने एजाज़ हासिल किया कर्ज लेने में। और कोई तमगा रह गया पाकिस्तान में जो लेना हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आपके अखराजात गैर जो ममालिक में सेविंग्स होती हैं उससे फाइनेंस होंगे तो फिर आप गैर मुल्की कर्जे लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इसकी जितना फॉर्मल साइज है इकॉनमी का उतना ही इनफॉर्मल है। आपको जो रियल एस्टेट सेक्टर सारा नज़र आ रहा है इसमें ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में है। ट्रेड का जो शोबा है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। तो जब इनफॉर्मल सेक्टर से कोई आमदन होती है, अब जैसे आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी के कारोबार में बेतहाशा लोगों को आमदन हुई है, तो उससे जो पैसा जनरेट होता है वो जो पैसा जनरेट होता है उससे फिर आपको एक इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए, आपने इंपोर्टेड सूट पहनना है, इंपोर्टेड कपड़े पहनने हैं, इंपोर्टेड मोबाइल लेना है। तो सारी चीज़ें इंपोर्टेड है और पैसा कहाँ से आ रहा है? इनफॉर्मल इकॉनमी से। और जो डिमांड कहाँ से उसकी मीट हो रही है वो फॉर्मल इकॉनमी से हो रही है, इंपोर्टेड, क्योंकि उसको फाइनेंस तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना उन इंपोर्ट्स को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कर्जे लेते रहे और आज आप उस सूरत हाल पर पहुंच चुके हैं कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका जो टैक्स कलेक्शन है उसका 80% तक जो है वो सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के ऊपर जा रहा है। आप ये कह रही हैं कि हमारा 125 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा हो चुका है। अगले 3 साल में, जिसमें ये वाला माली साल भी शामिल है, पाकिस्तान को तकरीबन 77 बिलियन डॉलर्स की उसकी ज़रूरियात है सिर्फ जो कर्जे लिए हुए हैं उसकी वापसी के लिए। उसके अलावा कोई 20-25 अरब डॉलर आप डाल लीजिए उस चीज़ का जो करंट अकाउंट का खसारा आपने फाइनेंस करना है, जिसके मैंने थोड़ी सी आपको एग्जांपल दी कि 22 हर चीज़ पाकिस्तान की इंपोर्ट हो रही है। तो आपकी इकॉनमी का जो मॉडल है वो कुछ ऐसा है कि वो फॉरेन लोन्स डिपेंडेंट है, वो इंपोर्ट्स ड्रिवन है। मैन्युफैक्चरिंग को आपने प्रमोट नहीं किया। जितनी भी हुकूमतें आई हैं माजी में, सिर्फ 1 या 2 हुकूमतों की बात नहीं है। जो पाकिस्तान की इकॉनमी में बुनियादी एक शिफ्ट आया ना, वो जब शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म थे और उससे पहले वो वज़ीर ख़जाना थे जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से इकॉनमी को वो कंजम्पशन के ऊपर ले गए, खपत के ऊपर ले गए। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खुद नहीं पैदा करता, खुद नहीं बनाता, वो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो आपकी फिर डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा हो गई इन चीज़ों के ऊपर कि लामहला फिर ये सूरत हाल हो रही थी जहाँ पे आज आप खड़े हैं और कोई भी फैसला आपका अपना नहीं है। उसकी एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि जो अभी बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतना बड़ी उसकी अनाउंसमेंट की कि हम देने जा रहे हैं। इतवार वाले दिन इमरजेंसी में मीटिंग कॉल कर ली गई, प्रेस स्टेटमेंट आ गई, आज तक वो रिलीफ नहीं दे सके क्योंकि IMF ने आपके जो पैरामीटर्स हैं वो तय कर दिया कि ये आपकी हदूद है, इनसे बाहर निकलेंगे और आपकी फिर और हमारी नाराजगी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी और हमारी नाराजगी शुरू होगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा शहबाज खान साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है कि हम तनख्वाहदार लोग हैं, हम तो हर चीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं और जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो 264 बिलियन डॉलर्स का टैक्स पाकिस्तानी लोग जो देते हैं, तनख्वाहदार तबका जो देता है। और ये आई एम शॉक्ड टू से दैट कि ये टोटल एक्सपोर्ट्स और इंडर टैक्स रिटेलर से 200% ज़्यादा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे जो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन क्या हम सिर्फ टैक्स पर ही इन्हिसार करेंगे? क्योंकि IMF के डेलीगेशन ने भी आना है, पाकिस्तान दौरा करना है। तो मुझे बताएं कि क्या कैन वी मीट व्हाट दे आर आस्किंग अस? देखिए, जो IMF की डिमांड्स हैं वो तो अभी नोन नहीं है। उन्होंने तो अभी अपना जायजा मिशन पे वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान की टीम बाहर जाती है ये अभी फैसला नहीं हुआ। बहरहाल एंड अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ये चीज़ें जो उनकी टॉक्स हैं शुरू हो जाएंगी। उस वक्त पता चलेगा कि आप कहाँ से माफ़ कीजिएगा आउट हैं, कौन कौन सी जो शराइत IMF की आपने तय की हुई हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे। अभी जो जैसे कि अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कर लाई है उसमें तो उन्होंने एक और आपको एक लंबी फहरिस्त उन्होंने दे दी है कि ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी इकॉनमी ठीक हो सकती है। वो बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन कुछ उसमें चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ अच्छी नहीं भी है। अच्छी चीज़ उसके अंदर ये है वो करें कि ज़राअत के ऊपर आप टैक्स लगाएं, हमें लगाना चाहिए। हम आइन का बहाना बनाते हैं और वो उसके पीछे छुप जाते हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जागीरदार हैं, वो उन्होंने 70s में ये बारात ली है, वो वापस करने को तैयार नहीं।
12 एकड़ आप 13 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक जो टैक्स है वो 100 रुपया है फी एकड़। 26 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक है 250 रुपए फी एकड़। 50 एकड़ से अगर आपकी ज्यादा जमीन है तो आपका टैक्स है मेरा ख्याल 300 या 350 रुपए। ये मुझे का खेज है राना शहबाज साहब, मुझे ये बताएं, दो छोटे छोटे सवाल करूंगी, आप इसको कंबाइन कर लें। एक ये कि हमने किन किन ममालिक, IMF का पता है हमें, वर्ल्ड बैंक का पता है, इसके अलावा हमने कौन कौन से दोस्त ममालिक के कर्जे वापस करने हैं या देने हैं आने वाले साल में, और ये बताइएगा कि अब इसका हल क्या है। एक्सपोर्ट्स हमारी हो नहीं रही हैं, टैक्स इकट्ठा करने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़ाहिर है कि गरीब लोग मर रहे हैं या मिडिल क्लास लोग ज़्यादा बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका हल क्या है? देखिए, पैसा हमने सऊदी अरब का वापस करना है $5 अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का हमने $3 अरब वापस करना है। उसके अलावा हमने चाइना का वो हर साल को $14-15 अरब हमने वापस करना है, वापस नहीं कर पाते, उसको रोल ओवर करवा लेते हैं। तो ये 3 तो बड़े मैंने आपको बता दिए। फिर वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जापान, उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन सब ममालिक के हम मकरूज हैं और उनका इतना बड़ा मसला नहीं है। वर्ल्ड बैंक, ADB का वो नॉर्मल कर्जे हैं, नॉर्मल इस तरीके से हैं कि अमाउंट्स तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसकी जो रीपेमेंट्स होती हैं वो स्टैगर्ड होती हैं, बल्क पेमेंट्स नहीं आती। जो बल्क पेमेंट्स आपकी आ रही हैं वो चीन से आ रही हैं, सऊदी अरेबिया से आ रही हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रही हैं, IMF की कुछ बड़ी ट्रांच आ जाती है। ये आपने यूरो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड आपने फ्लोट किया हुआ, अगले साल मार्च में $1 अरब वापस करना है, मार्च या अप्रैल में। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो ज़रा स्ट्राइकिंग और जो फिर हुकूमत को तंग करते हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी गलत पॉलिसियाँ माजी की जितनी भी हुकूमतें रही हैं, ये तो बेचारे केयर टेकर्स, इनका तो अभी कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे, ना इनका ये मैंडेट है ये कुछ करे। हल क्या है? हल अभी तक जितना भी आपको शोर शराबा नजर आ रहा है उसमें हल की तरफ बात नहीं जा रही। क्यों? एक UK के एक इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान आए थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 5 से 6 बड़ी क्लासेस हैं जिसने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ, उसकी इकोनॉमी को। उन्होंने कहा जी कि बिजनेस क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, मिलिट्री क्लास है, सिविल सोसाइटी है, ब्यूरोक्रेसी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, और इंपॉर्टेंटली मीडिया माउथ पीस बन जाता है उनका, इन तमाम क्लासेस का, उनके जो मफादात है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब ये 6 क्लासेस जो हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया ये हिट लेने के लिए तैयार हो जाएंगी तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। सही है। आखिरी में मुझे ये बताएगा राना शहबाज साहब कि हम क्या ऐसे ही मुसलसल भिखारी रहेंगे, इंटरनेशनल भिखारी अगर मैं कंसीडर कर लूँ, आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड फॉर पाकिस्तान, लेकिन हम यहाँ से कर्जा लेते हैं किसी दूसरे मुल्क को कर्जा वापस करने के लिए, उनकी किस्त उतारने के लिए, तो क्या ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा? ये ठीक हो सकता है जिस तरीके से सिपा सलार भी काम कर रहे हैं, डॉलर को नीचे लाया जा रहा है? यही सबसे बड़ी एनॉमली है कि जो काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए था, जो काम वजारत खजाना को करना चाहिए था, जो काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए था, वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के वो जो है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो कर रहे हैं। तो जब ये लोग ये काम करेंगे तो इसका मतलब है कि सिस्टम ब्रेक हो चुका है आपका, और इनके डंडा चलाने की वजह से आज आपका डॉलर वो ठीक हो गया है, क्योंकि लोग स्मगलिंग कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे। तो ये डंडा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्यों नहीं चलाया? एक चीज। दूसरी चीज ये कि आज अगर आप करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर दें एज ऑफ टुडे व्हिच वी आर नॉट टेकिंग, तो 2 से 3 साल लगेंगे रिकवरी की तरफ। तो अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, तो फिर हम निकलेंगे कब इस सारे प्रोसेस से? इट विल टेक टाइम। द फर्स्ट प्रायर एक्शन, जो कि जिस तरह IMF की लैंग्वेज में वो प्रायर एक्शन लगाते हैं आपके ऊपर, द फर्स्ट प्रायर एक्शन इज कि ये जो 6 क्लासेस मैंने मेंशन किए हैं वो, और मीडिया का रोल ऑब्जेक्टिव हो जाए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किसी का हिस्सा ना बने, तो अपना काम करें वॉचडॉग का, और ये जो क्लासेस हैं इनके जो बेनिफिट्स उन पे हाथ डाला जाए, बजाय के सैलरीड क्लास के ऊपर मजीद बोझ डाला जाए। एक्सपोर्टर से आप पैसा लें। एक्सपोर्टर जैसे आपने खुद बताया 74 अरब रुपया उनकी टैक्स पेमेंट थी लास्ट ईयर, 28 अरब डॉलर की उनकी आमदन थी। आप, मैं और जो लाखों पाकिस्तानी जो टैक्स पेयर्स हैं सैलरी क्लास के, उन्होंने 264 अरब रुपए उन्होंने अदा किए। तो अब ये जो नंबर है ना, जब रिवर्स हो जाएगा, या एटलीस्ट चले जो सैलरी क्लास है वो पे कर रही है, जो 74 अरब वो पे करे, वो 500 अरब रुपया पे करना शुरू कर दे, तो फिर आपके मसले हल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, और आपने बड़ा बेहतरीन इसे जिसे कहते हैं ना कि कूजे में बंद कर रहा समुद्र को, आपने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त कर्जों की दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन अगर हमने ऑन टाइम कुछ इकदाम ना किए तो पाकिस्तान डूब भी सकता, खुदा न ख्वास्ता।
और अगर डूबेगा तो हम सब डूबेंगे। इसको बचाने के लिए कोई इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम भिखारियों की लिस्ट में कंसिडर हो रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान भिखारियों की लिस्ट में कंसिडर हो रहे हैं। क्यों? एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस मुल्क के हुक्मरान और अवाम दोनों ही मांगने पर लगे हुए हैं। गदागरी जहां लानत है, वहीं ये एक पेशे की सूरत भी इख्तियार कर चुकी है। माफिया के कई गिरोह मौजूद हैं जो लोगों को अपाहिज बनाकर, उनकी शक्लें बिगाड़ कर, उन्हें माजूर करके सड़कों चौराहों पर भीख मंगवाते हैं। यहाँ तक के गिरोह की सूरत में उम्रे पर भेजकर इस्लामी ममालिक में लोगों से भीख मंगवाई जाती है और खरबों का कारोबार भी किया जाता है। बैरून मुल्क हमारे लोग काम करने की बजाय अब भीख मांगने को तरजीह दे रहे हैं और मुल्क में भीख मांग कर भी सालाना अरबों रुपए कमाते हैं। इस पर यह खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुल्क का सफेद पोश तबका पिसकर रह गया है, क्योंकि एक जानिब ये माफिया भीख की सूरत में अवाम की जेबों से पैसे निकाल रहा है, तो दूसरी जानिब टैक्सेस की भरमार से हुकूमत अवाम की जेबें खाली कर रही है। हुक्मरान तो गोया दोनों हाथों से लूट रहे हैं। एक जानिब अवाम को टैक्स का चूना लगाते हैं और दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारों और दीगर ममालिक से कर्ज मांगते हैं। गुज़श्ता 50 सालों में आने वाले सभी हुक्मरानों ने कशकोल हाथ में उठाए रखा है, यहाँ तक कि अब हमारे हुक्मरानों का चेहरा देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं। साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ओपनली कहता हूं कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं। बिल्कुल, लोग जब हमारे हुक्मरानों की शक्ल देखकर अंदाजा कर लेते हैं तो उसके बाद ये उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि भीख मांगना उनकी मजबूरी है। जरा ये भी साबिक वजीर आजम साहब की जबानी ही सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं, कैसे यकीन दिलाते हैं। सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। एक जानिब ये दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि हम भीख नहीं मांगने आए, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, जबकि दूसरी जानिब निगरान वजीर आला पंजाब ऑनलाइन नजराना भेजने और देग चढ़ाने की डिजिटल सहूलत फराहम करने की खुशखबरी सुना रहे हैं। आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देग भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है, उसको उसकी कंफर्मेशन भी मिलेगी। अभी हमने उसका भी अभी इफ्तिताह कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो कर्ज लेने वालों की फहरिस्त में माशाल्लाह सबसे ऊपर हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि उसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्जा दिया है। 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क 10 करोड़ अफराद को गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं ला सका। सालाना लाखों लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है और मुल्क की मईशत सुकड़ती जा रही है, यहाँ तक के दिवालिया होने के करीब खड़ी है। क्या हमारे हुक्मरान रिवायती सियासत और इंतकाम की रविश तर्क करके क्या मुल्क और अवाम की फलाह की पॉलिसीज बनाएंगे, या फिर ये अवाम और हुक्मरान ऐसे ही भीख का कटोरा हाथ में उठाए दर दर फिरते रहेंगे? इस पर बात करेंगे। मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब ने, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। इनके साथ साथ शमशाद अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, और समाजी कारकुन सैयद जफर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं शमशाद साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि सऊदी अरब और कतर के जो सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि जितने बेकारी पकड़े जाते हैं उनमें से 90% 90% पाकिस्तानी होते हैं। हमारी जेलें भर गई हैं मगर भिखारी खत्म नहीं हो रहे हैं। ये इंतहाई एक अफसोसनाक स्टेटमेंट भी है, सुनने में तकलीफदेह भी है, लेकिन ये हकीकत है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो भिखारियों की तादाद पाकिस्तानियों की बढ़ती जा रही है। आपको क्या लग रहा है, इससे क्या इमेज जा रहा है हमारा? देखिए, इमेज होता है हमेशा किसी रियासत का या किसी का, एक ऐसी जगह जो अब मुल्क ना रहा हो, रियासत ना रहा हो, उसको आप क्यों ममालिक की फहरिस्त में जोड़ना चाहते हैं? देखिए ना, रियासतों का हमेशा ये होता है उसूल कि वहाँ हुकूमतें, वहाँ कानून बनाने की फोरम्स होते हैं, मैकेनिज्म होता है।
तो पार्लियामेंट कहा जाता है। आपके यहाँ कोई ऐसा है जो कानून बनाता? आपके यहाँ कोई हुकूमत नाम की चीज है? आपके पास क्या कोई अदलिया जो इंसाफ करती हो उस किस्म का इदारा है? आपके पास कोई फौज टाइप इदारा हो जो फौज का काम करे, जो सिर्फ पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो उसकी बॉर्डर्स है उनका दिफा करे, जो अंदर के मामलात में ना दखल दे? तो कोई ऐसा इदारा है? आपके पास पुलिस नाम का कोई इदारा है? आपके पास कोई ब्यूरोक्रेसी है जो ईमानदार हो? आपके पास कोई आइन है जिसको आप कह सके कि ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? आपके पास क्या कोई कानून है? तो ऐसी जगह पे आप क्यों तवक्को करते हैं कि आप दुनिया की हम तो फहरिस्तें टॉप करते आए हैं दुनिया की, जो सारी की सारी नेगेटिव लिस्टें हैं, वो चाहे मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड हो, चाहे मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हो, मोस्ट भीख मांगने वाला मुल्क हो, यानी हर लिहाज से दुनिया की नेगेटिव तरीन जो लिस्टें हैं, हम हमेशा उन फहरिस्तों को बहुत अनफॉर्चुनेट। आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि चंद साल पहले, कि 3-4 साल पहले, अभी दूसरी हुकूमत थी जिसको निकाला गया है, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल आया था यहाँ। उसका नाम बड़ा मुश्किल है, आप खुद उसका नाम लेके, अंतोनियो गुतेरेस। हाँ जी सर, बिल्कुल। उसने पाकिस्तान को इतने कॉम्प्लीमेंट उस वक्त दिए थे, ये मैं कहता हूं मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि इनके बारे में कोई इतनी अच्छी बातें कर रहा है। तो देखिए, वो इसकी वजह मैं ये मिसाल इस वजह से दे रहा हूं कि जहां जिस मुल्क की हुक्मरानियत होती है, असल वो उसकी कहते हैं ना, बिल्कुल। ये बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं इस पे जफर अब्बास साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी। कराची पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला शहर है, जाहिर है कि उसको मैनेज करने में भी बड़ी दुश्वारियां होती हैं, लेकिन वहां भिखारियों की भी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह के नाम पर मांगना, जाहिर है कि जब आपका नाम, आपने एक ऐसी मतलब अल्लाह ताला का नाम लेके मांग रहे हैं या सदका देके मांग रहे हैं, तो ज़्यादा लोग पैसे निकाल देते हैं, जेब से दे देते हैं। लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या वहां पर भिखारियों की तादाद में यूं ही इजाफा होता जा रहा है? पढ़े लिखे भिखारी भी हैं, इस तरह वाले भिखारी भी हैं? देखें, मुख्तलिफ किस्म के तरीक़े वारदात हैं इसके अंदर, और मुख्तलिफ तरीके से लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। हमने लास्ट गुज़िश्ता ईयर रमज़ान की चांद रात को हमने ऐलान किया था कि हम जो है फ़कीरों का, जिस तरह हमने फलों का बाइकआउट किया था, फ़कीरों का भी करेंगे। आप यकीन करें, वही कराची शहर जहां पर सिग्नलों और चौरंगियों पे पहली रमज़ान से 12-12, 15-15, 20-20 फ़कीर होते थे। लोगों ने साथ दिया, इनको भीख ही नहीं दी। जब इनको भीख नहीं मिली तो ये गायब हो गए 2-3 महीने के लिए। फिर ये वापस गए जहां से आए हुए थे। अभी उसके बाद एक और माफिया है जो रोजाना की सुबह मुख्तलिफ चौरंगियों के ऊपर लोगों को बैठाता है लाके। वो ये सिलसिला करता है कि जिन लोगों को दूसरे शहरों से अगवा किया होता है उनके हाथ पांव तोड़ के 2-4 साल बाद जब बाहर निकालता है, किसी का एक हाथ काट दिया, किसी की जबान, किसी को ज़हनी तौर पे माजूर कर दिया, उनको लाके एक ऐसी जगह बैठा देते हैं, किसी चौराहे चौरंगी पे, जो परमानेंट उनकी जगह होती है। नहीं जफर अब्बास साहब, कोई सिस्टम, कोई पुलिस, कोई इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होती इनके खिलाफ? नहीं, स्टेट के हमने बार बार बोला, हमने मुहिम की। हमने आज से 4-5 साल पहले जब SSP ये थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, हमने की है, इसके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की हैं, हमने एक्टिविटीज़ की, लेकिन स्टेट को इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल में इसमें वर्किंग हो रही है। हमसे एक इदारे ने रब्ता किया था कि इसको किस तरह से हो सकता है मैनेज, अगर मजबूत कानून साजी हो कि रोड पे मांगने वाले फकीरों, औरतों, मर्दों, बच्चों, लड़के लड़कियों को अलग अलग डिवाइड किया जाए, और इनको 2-2 महीने के लिए कम से कम एक ऐसे सेंटर पहुंचा दिया जाए जहां से कोई माफिया, कोई शख्स इनको छुड़वाने आए तो 2 महीने नहीं छुड़ा पाए। जहां इनकी जहन साजी की जाए, इनको हुनर सिखाया जाए और इनको इंसान बनाया जाए कि भाई ये क्या तरीक़ाकार है। क्योंकि देखिए, शहर की इज्जत तो खत्म हो रही है। और जहां तक अभी टीवी के ऊपर चला कि सऊदी अरब ने जब, या इराक के अंदर से जो आवाज आई कि पाकिस्तानी, तो मेरा अपना आंखों देखा है, हमने इराक में खुद देखा अपनी आंखों से कि वहां पर एक प्रोग्राम के अंदर एक कि जो भी हर दूसरा तीसरा मांगने वाला मिल रहा था पाकिस्तानी था, और ये बड़ा अफसोसनाक है। बेवकूफ बनाते थे। पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होती है और आपसे बोलेगी, आप भी प्रदेश में ना, अगर आपको एक साफ सुथरे हुलिये में फैमिली मिलेगी, बोलेगी हमारी जेब कट गई, हमारे सारे डॉलर चले गए, पासपोर्ट चला गया, कम से कम वापसी का टिकट करा दें।
तो आप 6-8 लोग सब मिलकर $100 देंगे तो उनको $600-800 बिल्कुल, यही पॉइंट है। ये आपको वैसे बाय द वे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये सब सड़कों पे मिलता है। मैं डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या वजह क्या है, क्योंकि देखिए हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, वहां जाते कैसे हैं? जी, मैं यही पॉइंट रेज करना चाहती हूँ। हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, यहाँ आवाम भीख मांग रही है। हुक्मरानों ने तो जो करना था वो कर दिया है। ये जो बाहर जाके भीख मांग रहे हैं, इसको कोई उकसा तो नहीं रहा ना? ये तो खुद जा रहे हैं, टिकट खर्च करके जा रहे हैं, पैसा खर्च करके जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ठीक फरमा रही हैं। देखें, जो अंदरूनी भीख है ना, अगर उसको आप कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में जो बैरूनी भीख है ना, उससे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। और देखें, अफसोसनाक बात यह है कि ये तालीम की कमी है क्या? मसला क्या है? देखें, सबसे बड़ा मसला तो गुर्बत है। जिस मुल्क में 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हों, जिस मुल्क में आपकी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसीज देती हो जो सिवाय भीख के और कुछ नहीं है। अब मुझे बताएं, ये इतने फ़ख्र से हमारे सियासतदान कहते रहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ये एहसास प्रोग्राम, ये क्या है? ये कौम को बेकारी बनाने के लिए। फिर हमने वो भी देखा, वो जो लंगर खाने खोले। हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी जिससे हमने ये कहा कि लोगों को काम करना चाहिए, लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। गवर्नमेंट की सतह पे भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। दूसरा, हमारे यहाँ कभी इसको कंडेम नहीं किया गया। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, दुनिया के उन ममालिक में सर फहरिस्त है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं। लोग स्कूलों को देते हैं, यतीम खानों को देते हैं, हॉस्पिटल्स को देते हैं। हमारे यहाँ एक तबका तो वो है। बदकिस्मती ये है कि हमने ना तो गवर्नमेंट की सतह पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाई कि इसको डिस्करेज किया जाए, इसको चेक एंड बैलेंस रखा जाए। दूसरा, अब ये क्राइम बन चुका है। जैसे अभी कहा गया कि अभी बात कर रहे थे जफर साहब के कराची में, कि ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी बन चुकी है कि लोगों को मजदूर करके आप उनसे ये काम लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अभी शमशाद अहमद साहब बात कर रहे थे कि हमारे एक लॉयर थे इत्तेजाज अहसन साहब, वो कहा करते थे कि रियासत हो के माँ के जैसी। उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी। बिल्कुल। तो माँ बच्चों से भीख मंगवाती है कोई, या माँ को ऐसी पॉलिसी बनाती है कि उसके लोग लाचार और इस तरह से हों। हुकूमती सतह पर चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए एक मजबूत किस्म का प्रोग्राम हो। गुर्बत के खात्मे का ये प्रोग्राम नहीं है कि लोगों को आप भीख आदि बना दें। नहीं, आप उसके मैं ये ज़ाहिर है कि ये चल के मैं तीनों अपने पैनल पे मौजूद लोगों से भी पूछूंगी कि ये जो हम भीख मांगने का कॉन्सेप्ट है, ज़ाहिर है ये भीख मांगना घर से स्टार्ट हुआ ना। यहाँ से भीख मांगना शुरू किया है, सड़कों से, चौराहों से, तो फिर जाके इंटरनेशनल भिखारी हो गए ना हम लोग, हमारे लोग जाके। तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? और जो इमेज हमारा बन चुका है इंटरनेशनल भिखारी वाला, मुझे अफसोस के साथ, आई एम सॉरी अगर किसी को ये बुरी या गिरा गुजर रही हो ये लाइन, लेकिन मुझे मजबूरन बोलनी पड़ रही है कि ऐसा हो गया है। लेकिन अब हमें इसके हल की जानिब जाना है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक शमशाद साहब। वैसे तो अरब ममालिक में जो पाकिस्तानी जाते हैं वो इंडियन लोगों से या बांग्लादेशी लोगों से कम पैसों में भी काम करने को तैयार होते हैं। मेरी पर्सनली बात हुई अपने किसी जानने वाले से, तो उन्होंने बताया कि उसकी वजह ये है पाकिस्तानियों को नहीं रखते या उनको नौकरियां नहीं देते हैं क्योंकि वो एतमाद वाले नहीं होते, जेब कतरे निकल आते हैं, चोर उचक्के निकल आते हैं। अच्छा, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से वैसे पाकिस्तानी ओवरऑल कम बाहर जाते हैं, इसकी क्या वजह है कि हमें कोई वीज़ा क्यों नहीं देता? क्या यही वजह है कि हम इंटरनेशनल भिखारी हो गए हैं या इसकी कोई और भी वजूहात हो सकती हैं? देखिए, वजूहात तो हमेशा होती हैं, उसके बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन हमारे केस में असल मसला जो है वो हुक्मरानियत का है। हुक्मरान हैं जो मिसाल बन जाते हैं। ये जो भीख मांगने वाली चीज़ है ये हुक्मरानों से सीखते हैं और हुक्मरानों को वारदातें करने के तरीके आते हैं बड़े। मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को भिखारी बनाया। कि ये अरब शहजादे अभी तो दौलतमंद इतने नहीं हुए थे, शुरू के साल तो बहुत ही गरीब होते थे, रेगिस्तानों में नंगे पांव फिरा करते थे। भुट्टो के बाद फिर वहाँ दौलत आई ना, इस वजह से नहीं कि भुट्टो था, लेकिन उस वक्त तक 70s में वो सारी की सारी गल्फ की रियासतें काफ़ी अमीर हो गई, बहुत डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन हमारे हुक्मरान जो थे, भुट्टो के बाद के जितने हुक्मरान थे, उन्होंने ये किया कि इन गल्फ के शहजादों को अपने मुल्क में शिकार के लिए वो आते थे पहले, यानी रिवायती तौर पर आज़ादी से पहले भी आते थे इन इलाकों में, तो वो उनको बुलाते थे और उनको हजारों एकड़, लाखों एकड़ अपने मुल्क की अलॉट बाय नेम करते थे।
और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं, कहीं कानून में नहीं, लेकिन बाय नेम कि ये फलां शहजादा होगा, इसको रहीम यार खान में, इसको भावलपुर में, इसको खैरपुर में, इसको कल्लात में देते थे, बल्कि हवाई अड्डे देते थे जो बने थे। एक शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में यूएई के हुक्मरान को दिया गया और उन्होंने इतना डेवलप कर दिया कि जब 9/11 के बाद इंडिया ने चढ़ाई की अफगानिस्तान पर, तो उन्होंने कहा हमें यह हवाई अड्डा चाहिए। और उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत होती थी, ये जो अभी आपने शहबाज शरीफ की बात सुनाई, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि असल तो ये फैमिलीज हैं जिन्होंने हमें भिखारी बनाया। वो उनसे शिकारगाहें देते थे, कंटेनर भरे हुए, जहाज भरे हुए जो तोहफों के आते थे वो इनके घरों पर डिलीवर होते थे। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटियां लगी हुई थी, कभी कोई किसी तोशा खाना का हिसाब नहीं होता था। ये सब हमारी सकाफत जो है, शेखों वाली सकाफत, ये उस वक्त शुरू हुई है और हम लोग डिपेंडेंट भी बनते गए। ये सारे जितने भी हैं, चाहे वो आपकी जरदारियों की फैमिली हो या शरीफों की, ये सारे इन गल्फ के शहजादों के वो भिखारी हैं बेसिकली। हर चीज इन्होंने जाकर वहां नौकरियों के बहाने असल रियायतें मराते लेते थे। मुझे ये बताएं जफराबाद साहब, ये कितना इकट्ठा कर लेते हैं? अच्छा खासा पैसा तो इकट्ठा हो जाता है अगर हम थोड़े थोड़े पैसे भी काउंट करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा देते हैं। अगर जैसे हम किसी त्यौहार की बात करें, ख़ास या किसी इवेंट की बात करें, जैसे अगर इराक़ का जिस तरह बोला गया, वहाँ पर हम आशूर की बात करें, अरफे की बात करें, अरबईन की बात करें, या वहाँ 13 रजब या 3 शाबान की बात करें, या हम रमज़ान के उम्रों की बात करें कि भाई पूरा रमज़ान उम्रे के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं मक्के में और मदीने में, और जो ज़ियारत के हवाले से अगर बात करें तो जो लोग यहाँ जाते हैं किसी भी तरीके से जाते हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर 24 घंटे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई सादा आदमी नज़र आ जाए, कोई ऐसी फैमिली नजर आ जाए जो परेशान हो, रो रही हो, दुआ मांग रही हो, तो फौरन उसके पास जाते हैं और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उनके हाथ में एक वॉकर भी होती है, उसमें एक बच्ची होती है छोटी सी, कि हम 3 लोग थे, जेब कट गई, हम किधर सोए। अच्छा, एक आदमी सोचता है पर्दे से हम तो होटल में सो रहे हैं, ये वाकई हमारे मुल्क के लोग हैं और ये वो, तो वो मेरे ख्याल में महीने में लाखों डॉलर कमा लेते होंगे, क्योंकि दिन में अगर 6, 8, 10 लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया और 500, 600 डॉलर खींचे लोगों से और दिन के 6-5 हज़ार डॉलर कमा लिए, तो आप लगा लें इनका तो कोई अंदाजा ही नहीं है कितनी रकम कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस वक्त ये नहीं मालूम कि इस वक्त जो वहां पर आपके पैनल में लोग बैठे हुए हैं, इसमें कौन मिडिल क्लास है, कौन पैसे वाला है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में 80% आवाम जो है, जब से ये पेट्रोल 332 रुपए का हुआ, आटा 1800 रुपए का 10 किलो हुआ, पेट्रोल कुकिंग ऑयल जो है वो चला गया है कोई 600 से 800 रुपए लीटर के ऊपर, तो इस वक्त मैं किसी भी पाकिस्तानी को भिखारी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बता दूं, लोग 2 वक्त का खाना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली छोड़ चुकी हैं। कोई सोच सकता था कि 2 बसें आप ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जफराबाद साहब कि मिडिल क्लास तबके पे बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा है, सैलरी बेस्ड बंदा बड़ा परेशान हुआ है डॉक्टर साहब। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अदर हैंड हमने इसका हल भी ढूंढना है। अब हम देख रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई है, रिसर्च बेस्ड चीज़ें कितनी पाकिस्तान में होती हैं और इंटरनेशनली क्या इसका इम्पैक्ट जाता है। मैं एक ब्रेक के से वापसी पर ये सवाल जो है डॉक्टर साहब से पूछती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोफेसर साहब। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में, हम अपने नौजवानों को क्या ट्रेन नहीं कर सकते या रिसर्च वाली साइट पर नहीं ला सकते, थोड़ी अवेयरनेस नहीं दे सकते? हम ये तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जिसमें यूथ जो है, इसका बल्क शायद कोई मुल्क ऐसा हो जिसमें इतना हो कि लोग यंग एज और यूथ, लेकिन उनको हम अभी तक कोई काम नहीं सजेस्ट कर सके। अभी आप बैंकिंग की बात कर रही थी, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो इकॉनमी को होता है वो ये कि आमतौर पर जो फुकरा हैं या गदागर जिसको हम कहते हैं, वो जो पैसा वसूल करते हैं वो नहीं आता, नहीं टैक्स के अलावा वो कहीं गर्दिश में भी नहीं आता, वो बैंक में जमा कराने से भी डरते हैं, वो उसको तके के नीचे छुपा लेते हैं या बिस्तर के नीचे। वो तो कभी अगर आप डिमोनेटाइज करें करेंसी को या नोट बदलें तो वो बाहर निकल सकता है पैसा, अदरवाइज वो आपकी इकॉनमी में भी नहीं लगता पैसा जो है। दूसरी बात है कि आपको शुरू करना होगा, ये बॉटम से नहीं शुरू करना होगा, ये आपसे आपको शुरू करना होगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, दुनिया में 9 मुल्क हैं ऐसे जो ये सलाहियत रखते हैं। हमारे पास बड़ी एक ताकतवर फौज है। अभी जो बात हो रही थी ऐसी बात भी नहीं कि हमारे बाज़ इदारे अभी भी मजबूत हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, और पाकिस्तान इस रीजन में बड़ा एक अहम मुल्क है। इसमें फौज से ज़्यादा तो हुकूमतों का किरदार है ना, आपके इदारों का किरदार है। सर बात ये हो रही है कि ये जो हमारे जो टॉप एलीट है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि एक न्यूक्लियर मुल्क का ये रवैया नहीं होता।
वो देने वाला हाथ तो बन सकता है। वो कभी जापान को भी हम इमदाद दिया करते थे, शुरू हमारा में माजी बड़ा अच्छा जर्मनी रहा। को भी हम इमदाद दिया करते थे, हमने कर्जे दिए हुए हैं। तो हमने वो पॉलिसी बनानी है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे एक मजबूत मुल्क बनाना है। आपकी पूरी इकोनॉमी कर्जे पे बेस करती है, IMF पे बेस करती है। आप जब तक अपनी नेशनल इकोनॉमी को और GDP को नहीं बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, मुल्क की माशी हालत ऊपर से बेहतर नहीं होगी। आपका एलीट जो ये खुद तो अरबपति है वो, बिल्कुल, लेकिन वो जो मांग कशकोल उठाया हुआ है वो प्रिटेंड ये करता है कि उसने लोगों के लिए उठाया हुआ है। हाँ। लेकिन ये इमदाद भी भीख भी ये दूसरे मुल्क का एलीट दूसरे मुल्क के एलीट को देता है। हाँ, और तब ये वो भी उनके एक पैसे में चला बात जाएगा। है कि हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, हेलीकॉप्टर से हम उतर रहे हैं और फिर हम शमशाद साहब मांगने क्या जा रहे हैं, कर्जा, और बात क्या करने जा रहे हैं, कर्जे पे। शमशाद साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कुछ ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ बातचीत करके अपने हुनरमंद लोगों के लिए कोई रास्ता खोलें कि वो वहां जाके जॉब्स वगैरह ढूंढ सके या उनको नौकरियां मिल सके? देखिए, आपके मुल्क की जो उम्र है 75 साल हो गए। 75 साल हम ये सब कुछ नहीं कर सके जो बातें हम कर रहे हैं, जो ये आपके अभी प्रोफेसर साहब हैं वो उन्होंने बात की है। तो ये बातें तो ऐसी हैं कि हम हर रियासत में इन पे अमल होता है। मैं अब आपको बताऊं कि हमारे यहाँ भी अमल होता रहा है, बहुत साल, बहुत दिहाइयों में अमल हुआ है। लेकिन ये असल पिछली जो 3 दिहाइयां हैं ना, 90 की दिहाई के बाद से जो पीरियड शुरू है, उसके बाद से हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। न्यूक्लियर भी हम 90 की दिहाई के अंदर हुए थे, लेकिन उस वक्त एक माहौल था और कंपल्शन थी, प्रेशर थे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर का हमने फैसला उस वक्त कर लिया था। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि चूंकि हमारे हुक्मरान अमेरिका से बहुत मुतासर हैं और एक तरह से अमेरिका के कदमों में बैठना बहुत फख्र की बात समझते हैं। अमेरिका का जो पहला सदर था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसने 1796 में अपनी आखिरी फेयरवेल स्पीच में, यानी 1796 में वो अपनी सदारत पूरी करके जब जा रहा था, तो उसने चंद बातें कही थी। उसने कहा था, नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स at the mercy of other powers are no longer independent or sovereign, and if they continue to seek disinterested favors from the same powers, they lose whatever freedom of action they have. तो हमने अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन गंवाई हुई है, हमने अपनी सॉवरेनिटी कभी नहीं रखी, आजादी नहीं। हालांकि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हवाले से इस खित्ते में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क है। बिल्कुल, और असर रसूख भी रख सकता है। मेरे पास वक्त की किल्लत है। शमशाद साहब, वन लाइनर प्लीज। अब्बास साहब, मुझे बताइएगा कि इसका हल क्या है? मैं बताता हूं। पहले तो ये है कि जो हुक्मरानियत का रोल होता है ना, मैं जब रिटायर होकर वापस आया तो उस वक्त एक दफा मैंने देखा कि रिक्शे में एक आदमी 5, 7, 8 बच्चे बिठाए हुए और लाल बत्ती क्रॉस कर, मैंने जल्दी से जाके गाड़ी अपनी उसके सामने खड़ी की, उसको रोका कि तुम्हें पता है कि तुमने इन बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला और तुमने कानून तोड़ा। उसने मेरी तरफ देखा, कहता जी सर जी तुसी केड़े कानून की गल करते हो? जेड़ा उत्ते बैठा है एक केड़े कानून नाल बैठा है? वो जनरल मुशर्रफ साहब ऊपर बैठा हुआ। तो मैं ये कहता हूं, लोग सिर्फ वो करते हैं जो हुक्मरान सिखाते हैं। अब बाकी रहा हल की बात, हल एक ऐसा देना चाहता हूं क्योंकि हम हुक्मरानियत करनी हमारे। सही है सर, गॉट योर पॉइंट। आई एम आउट ऑफ टाइम राइट नाउ। जफर साहब, मुझे बताएं कि वन लाइनर क्या होगा, हल क्या है इसका? वन लाइनर। देखें जी, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं फिर यही बात बोलूंगा, हम अभी इससे कोई 1000 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अभी हर घर का मसला भूख है, हर घर का मसला ट्रांसपोर्ट का किराया है, हर घर का मसला बेरोजगारी है, चोरियां डकैतियां गुरोह की शक्ल में कराची शहर में लोगों को लूटा जा रहा है। ये जो लूटने वाले हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियों में आ रहे हैं निकल के, और कोई इनको देखने वाला नहीं है। आप यकीन करें, कल एक कैमरा वाला ग्रुप लूटा, परसों लूटे। मतलब अब चोरी डकैती जो बढ़ रही है, सोचना पड़ेगा ये क्या हमारे मुल्क में चोर डकैती बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सिचुएशन। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपका, शमशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वो शहबाज शरीफ साहब ने एक लाइन बड़ी कमाल की, वो कहते थे कि बेगर्स कैंट बी चूजर्स। ये कौम बनेगी, अजीम कौम बनेगी, बड़ी ताकतवर कौम बनेगी, और हम खड़े होंगे अपने पांव पे। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं।
बेकारी को कौन पूछता है। तो जनाब वक्त आ गया है झांकने का और समझने का। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।